ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर नंबर 45, ठीक है। इसमें हम मज़ीद कुछ हेमाटोलॉजी के अंदर एमसीक्यूज और जो डिफरेंट कंडीशंस है रिगार्डिंग एनीमियास वी विल डिस्कस इन दिस सेक्शन आल्सो, ठीक है जी। तो क्लिनिकल केस से स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल केस, a 22-year-old boy presented to the clinic with history of easy fatigability, dizziness, shortness of breath, recurrent infection, and spontaneous bleeding from the gums and nose. Spontaneous bleeding from the gums and nasal mucosa, epistaxis, ठीक है जी। mucosa on examination he is paler and having petechiae, purpura and ecchymosis ठीक है। petechiae, purpura and ecchymosis. Investigation shows decrease HB, decrease TLC, total leukocyte count, and decrease platelet most likely diagnosis, ठीक है जी। So this is the case which is also very important in the exam point of view. 22-year-old boy presented to the clinic with history of easy fatigability, dizziness and shortness of breath. ये जो फीचर है पहले तीन, इसके साथ अगर पेलरनेस आ जाए, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इनीमिया। इनीमिया के सिम्टम्स है। साथ में उसको रिकरेंट इन्फेक्शन इसलिए हो रही है कि उसकी जो टीएलसी है, ओवरऑल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो क्या है, वो कम है, ठीक है। और spontaneous bleeding from the gums and mucosa or some superficial bleeding spots on the skin, petechiae, purpura, ecchymosis। ये इसलिए है कि इसमें प्लेटलेट्स भी कम है। तो इस मेल के अंदर, बॉय के अंदर इनीमिया है, लेकिन ऐसा इनीमिया जिसके साथ अदर सेल लाइन भी क्या हो, डिक्रीज हो, तो ऐसे इनीमिया को हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक इनीमिया, ठीक है। सो एप्लास्टिक इनीमिया के अंदर ऑल सेल लाइन इज डिक्रीज, देयरफॉर इट कैन कॉज पैनसाइटोपिनिया। इसको हम पैनसाइटोपिनिया भी कहते हैं। एप्लास्टिक इनीमिया के अंदर न कि सिर्फ आरबीसी डिक्रीज होती है, but it is also characterized by decreased level of WBC and platelets। तो ऐसा कंडीशन जिसमें सारे के सारे सेल लाइन डाउन हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर एप्लास्टिक इनीमिया इज बोन मैरो सप्रेशन। ये क्या होता है, बोन मैरो सप्रेशन, क्योंकि बोन मैरो हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल ब्लड सेल लाइन्स, उससे सारे ब्लड सेल लाइन्स बनते हैं। तो अगर बोन मैरो सप्रेस हो जाए तो सारे सेल लाइन डिक्रीज हो जाते हैं, विच कैन लीड्स टू एप्लास्टिक एनीमिया। इसका एक और एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपोर्टेंटली, वो ये है कि a patient was taking
was taking treatment for rheumatoid arthritis from long run suddenly develop, वही सारे सिम्टम्स देंगे, पेलरनेस, रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। तो मैं लिखता हूँ डेवलप बोन मेरो सप्रेशन will cause most likely which condition? This question is also very very important in the exam कि अगर एक पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसको सडनली जनाब पेलरनेस, प्रोग्रेसिव, रिकरेंट इन्फेक्शन और ब्लीडिंग हो जाए और उसकी बोन मेरो क्या हो जाए, सप्रेस, दैट शुड बी आल्सो द केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। ये भी किसकी जनाब केस होगी, एप्लास्टिक एनीमिया। इसका रीजन ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज विच इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हम क्या देते हैं, द पेशेंट इज टेकिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनो सप्रेशन। इसमें पेशेंट को हम वो ड्रग देते हैं स्टीरॉयड जिसपे हम ऑटो इम्यूनिटी को क्या करें, कम कर सके। तो अगर ये पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनो सप्रेशन लेगा तो देयर इज अ रिस्क दैट इम्यूनो सप्रेशन ड्रग कैन लीड टू बोन मेरो सप्रेशन। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड देते हैं, इम्यूनो सप्रेशन देते हैं और उस इम्यूनो सप्रेशन की वजह से द पेशेंट डेवलप सडन बोन मेरो सप्रेशन, so you people should always think about aplastic anemia। एप्लास्टिक एनीमिया के जनाब अब देखे काजेस के, इसमें हमारे पास काजेस क्या हो सकती है और इसकी कुछ मजीद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी हम हल करेंगे। लेकिन देखें एप्लास्टिक एनीमिया के लिए ये याद रखें कि इन द बोन मेरो वी हैव हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल। ये बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल होता है, हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल HSC, ठीक है, हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल। इस सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन होता है, इट इज कॉल्ड CD34, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 34। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हेल्पर टी सेल इज अ CD4, साइटोटॉक्सिक टी सेल इज अ CD8, तो HSC हेमेटोपोयोटिक स्टेम सेल इज अ CD34। ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या सरफेस प्रोटीन को कहते हैं। दिस स्टेम सेल, हेमेटोपोयोटिक स्टेम सेल कैन गिव्स राइज टू टू सीरीज, वन इज माइलॉइड सीरीज, ये हम आगे पढ़ेंगे, माइलॉइड सीरीज, another is lymphoid series, ठीक है, we will discuss this in a detail, but just quickly for the sake of aplastic anemia we should know that hematopoietic stem cell can give rise to either myeloid series or lymphoid series। इस lymphoid series से फ्यूचर में B lymphocytes बनते हैं जिसको हम B cells भी कहते हैं, और it can give rise to T lymphocyte which is called T cells। ये lymphoid series से बनते हैं, ठीक है। अगर इस तरफ हम आए तो माइलॉइड सीरीज से फ्यूचर में एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, RBC, रेड ब्लड सेल, इससे ल्यूकोसाइट बनते हैं विच इज वाइट ब्लड सेल, और इससे थ्रोम्बोसाइट्स भी बनते हैं विच इज प्लेटलेट्स। सो ऑल दीज थ्री सेल लाइंस दे आर कमिंग फ्रॉम माइलॉइड सीरीज। अगर फॉर एग्जांपल या तो हम माइलॉइड सीरीज की प्रोडक्टिविटी को कम करें, इसकी फंक्शन को कम करें, या स्टेम सेल को जनाब कोई कंप्रेशन सप्रेशन मिल जाए, तो अगर इस बोन मेरो की कहानी को हम सप्रेस करें तो वी विल सफर फ्रॉम ऑल दिस सेल लाइन टू बी डिक्रीज। इससे सारे सेल लाइन डिक्रीज हो जाएंगे और ऐसा कंडीशन जिसमें RBC भी कम हो जाए, जिसमें WBC भी कम हो जाए और प्लेटलेट भी कम हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पैनसाइटोपिनिया। पेन मीन एज अ होल, साइटो मीन सेल, पीनिया मीन डिक्रीज। तो ऐसा कंडीशन जिसमें सारे ब्लड सेल लाइन क्या हो जाए, डिक्रीज, कंडीशन विल बी रिफर्ड एज अ पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया के अंदर RBC की कम लेवल आ जाती है और डिक्रीज RBC मीन डिक्रीज HB, दैट इज एनीमिया।
तो ऐसी एनीमिया जिसकी रीजन क्या हो, बोन मेरो सप्रेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया। अब इसकी काजेस की तरफ अगर हम जाए कि व्हाट आर दी डिफरेंट काजेस, स्टिल इन 65% ऑफ द केसेस द एग्जैक्ट काज इज अननोन। तो इडियोपैथिक, तो काजेस में अगर हम देखें, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया स्टिल इज इडियोपैथिक। इन 65% ऑफ द केसेस स्टिल वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट काज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। लेकिन कहते हैं कि कुछ रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि रेडिएशन कैन डैमेज द बोन मेरो, तो रेडिएशन एक्सपोजर कैन काज एप्लास्टिक एनीमिया। रेडिएशन एक्सपोजर, इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, देयर इज सम ड्रग्स, ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दोज ड्रग कैन काज बोन मेरो सप्रेशन। यहाँ पे लिखे लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड इनटेक, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड इनटेक, अगर लॉन्ग टर्म से कोई बंदा स्टीरॉयड ले रहा है तो दे कैन कंप्रेस देयर बोन मेरो सप्रेशन कैन काज पैनसाइटोपेनिया। नंबर 2, क्लोरामपेनिकॉल, क्लोरामपेनिकॉल इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक है, इट कैन आल्सो काज बोन मेरो सप्रेशन। एक एंटीफंगल ड्रग है फ्लूसाइटोसिन, वो भी क्या कराता है, बोन मेरो सप्रेशन। तो दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स, कहने का मतलब यह है कि फ्यू ड्रग्स आर देयर विच इज द रीजन बिहाइंड एप्लास्टिक एनीमिया। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसे लोग आते हैं जिसकी बोन मेरो सप्रेशन होती है, वी हैव टू टेक अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ ड्रग, हमने ड्रग के बारे में या ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी होती है। कभी कभार बोन मेरो के अंदर इन्फेक्शन होती है विच इज काज बाय डिफरेंट वायरसेस, तो वायरल इन्फेक्शन कैन आल्सो काज बोन मेरो सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस कैन डैमेज द बोन मेरो, ठीक है। नंबर 2, एप्स्टीन बार वायरस, EBV, एप्स्टीन बार वायरस एंड पार्वो वायरस B19, पार्वो वायरस B19 etc. These are some important viruses which can cause bone marrow suppression and increase the risk for aplastic anemia. क्लियर है जी। सो ये जनाब हमारे पास, और आखिर में बोन मेरो ट्रांसप्लांट की वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया की चांसेस हो सकती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टेट ट्रीटमेंट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। लेकिन अगर हम बोन मेरो डोनर से लेकर रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करें तो उसमें भी जनाब रिजेक्शन की चांसेस हो सकती है, और वो जो पार्टिकुलर मेरो है वो फेल हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी शुड नो फ्रॉम द एप्लास्टिक एनीमिया केसेस। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर आ जाए कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में तो हम अर्ली ब्लड CP करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में लिखे इन्वेस्टिगेशन, अब 2 चीज़ें याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, आप लोगों ने क्या लिखना है, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, कि हम ब्लड CP करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, और उसमें हमने ये देखना है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो वो सारे के सारे सेल लाइन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, बिकॉज इन एप्लास्टिक एनीमिया देयर इज पैनसाइटोपेनिया। नंबर 2, अगर क्वेश्चन आ जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर ये आ जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया, दोनों सेम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मेरो बायोप्सी, हम बोन मेरो बायोप्सी लेते हैं, हम स्पेशली बोन मेरो से इसलिए बायोप्सी लेते हैं ताकि हम उस पे बोन मेरो की स्टेटस को देख सकें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बोन मेरो, दैट आइदर द बोन मेरो इज हाइपर सेल्यूलर और हाइपोसेल्यूलर। तो इसमें क्या होगा, हाइपर सेल्यूलर मेरो आएगी कि हाइपोसेल्यूलर, आंसर इज हाइपोसेल्यूलर, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर सारे सेल लाइन डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोसेल्यूलर बोन मेरो बिकॉज ऑल सेल लाइन is going to decrease the cell number in bone marrow, because of bone marrow suppression it will be decreased, so there will be hypocellular marrow on the bone marrow biopsy, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट आप लोग लिखने, ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिमूव द ऑफेंडिंग फैक्टर, रिमूव
the offending factor, whatever the factor which cause aplastic anemia, सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया हुई है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से क्या यूज करता है, स्टीरॉयड, तो हम स्टीरॉयड इनटेक को कम करते हैं, हम ड्रग जो है ना कम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अफेंडिंग फैक्टर को पहले रिमूव करते हैं, चाहे वो बंदा ड्रग ले रहा हो या कोई रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हो। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन दैट अफेंडिंग फैक्टर। नंबर 2 हम क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एमसीक्यूज भी याद रखें, anti-thymocyte globulin. This is one of the antibody which is given from outside for the treatment of aplastic anemia and it has immunosuppressive role. ये immunosuppressive जो abnormal antibodies बनती है ये इसको क्या करती है, खत्म करके बोन मेरो से, स्टेम सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की प्रोडक्शन रेट को ज्यादा कर सकती है। क्लियर है? सो एंटी-थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया की जो काजेज है वो 65% स्टिल क्या है, वो अननोन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखें, दिस इज इम्यूनोसप्रेशन। अब आप लोग कहोगे कि यार इम्यूनोसप्रेसिव टेक्निक से एप्लास्टिक एनीमिया तो हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि इन दिस 65% ऑफ द केसेस द रीजन बिहाइंड बोन मेरो सप्रेशन इज व्हाट, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। तो हम ऐसा कुछ चीज देते हैं ताकि उस पर हम इफेक्ट एबनॉर्मल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को कम करें, ताकि बोन मेरो सप्रेशन कम होकर ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सो दिस एजेंट हैज अ इम्यूनोसप्रेसिव activity and this is given to decrease autoimmune reaction and enhance the level of RBC, WBC and platelet। और मेन स्टे ट्रीटमेंट अगर आ जाए, मेन स्टे ट्रीटमेंट, अगर एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर हम मेन स्टे ट्रीटमेंट की बात करें, सो द मेन स्टे ट्रीटमेंट इज बोन मेरो ट्रांसप्लांट। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस इज द मेन स्टे ट्रीटमेंट इन एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? ओके, एप्लास्टिक एनीमिया के ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। यहाँ पे एक और भी जनाब आप लोगों को केस बताता चलूं, विच इज आल्सो टेस्टेड इन द एग्जाम्स। तो एप्लास्टिक एनीमिया में जनाब पैनसाइटोपेनिया की पिक्चर जरूर याद रखें, ठीक है? ये केस भी लेके, a patient receive anti-thymocyte globulin for aplastic anemia, receive anti-thymocyte globulin for aplastic anemia 1 week later, 1 week later the person developed skin rashes। स्किन रैशेस का मतलब एलर्जी उसने कराई है, स्किन एलर्जी और स्किन रैशेस। the mechanism is देखें, एंटी थाइमोसाइट एप्लास्टिक एनीमिया लोगों को दी गई थी। अब जो लोगों ने एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन रिसीव की थी, कुछ लोगों में उसने रिएक्शन कराए और कुछ लोगों में रिएक्शन नहीं कराए। इसका मतलब कि इन सम पीपल फॉर एप्लास्टिक एनीमिया दिस एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन इज सेफ, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये क्या कराते हैं, स्किन रिएक्शंस कराते हैं, स्किन एलर्जीज कराते हैं। तो इन लोगों की जब ब्लड में देखा गया, बॉडी के अंदर देखा गया, तो इसमें एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन ने कंप्लीमेंट एक्टिवेशन करके इम्यून क्या बनाए थे, कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे, और वो कॉम्प्लेक्सेस मुख्तलिफ जगहों पे जाकर डिपोजिट होकर स्किन रैशेस करा चुके थे और अदर सिस्टमिक सिम्टम भी करा चुके थे। तो ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें क्या बनते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन हम किसी को लगाते हैं और उसकी वजह से कोई 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एटलीस्ट 1 वीक बाद भी अगर स्किन रैशेस पड़ती है, दैट इज ड्यू टू immune complexes formation and that will be a clinical case of what? Answer is
हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया की पॉइंट्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल केस की तरफ जाएंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, a woman feel dizzy, weak and lethargic. A woman feel dizzy, weak and lethargic. A woman feel dizzy, weak and lethargic from past 6 months. So the history is chronic, मतलब पिछले 6 महीनों से उसको डेजीनेस है, लेथार्जी है, टाइटनेस है। ठीक है, 6 months and having dyspnea 6 months and has dyspnea on mild exertion। ठीक है, and she also having tingling and numbness sensation in her feet, tingling and numbness sensation in her feet, and difficulty in walking, and difficulty in walking, Investigation, lab reports shows HB is decrease, MCV, that is 115 femtoliter, most likely डायग्नोसिस। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, वुमेन फील डेजीनेस, वीकनेस एंड लेथार्जिक फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस 6 months और शी हैज आल्सो डिस्पनिया ऑन माइल्ड एक्सर्शन। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शी हैज सम न्यूरोलॉजिकल फीचर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, शी आल्सो कंप्लेन टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन, और साथ में उसको इनीमिया है। लेकिन इनीमिया वो है जिसमें एमसीवी की वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 100 से। तो ऐसा इनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, यहाँ 115 है, दैट विल बी मैक्रोसिटिक इनीमिया। ये मैक्रोसिटिक है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक इनीमिया भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिस्ट याद रखें तो हमने इनीमिया की कुछ क्लासिफिकेशन की थी, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। तो मैक्रोसिटिक इनीमिया के अंदर एमसीवी 100 से ज़्यादा होता है, और उसकी कितनी काज मैंने बताई थी, 2 काज मैंने बताई थी। दैट आइदर मैक्रोसिटिक इनीमिया इज ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते, लेकिन ऐसा मैक्रोसिटिक इनीमिया जिसमें एमसीवी 100 भी क्रॉस करे and there is some neurological symptom, tingling and numbness sensation, that will be cobalamin deficiency. Cobalamin is vitamin B12, तो ये cobalamin deficiency है। अब हम ये भी प्रूफ करेंगे कि why there is neurological symptom in B12 deficiency but not in folic acid deficiency. So this is cobalamin or vitamin B12 deficiency. क्लियर है? अब इसको जनाब देखेंगे कि क्यों ये इस तरह होता है। ठीक है, और इसमें जनाब फॉर एग्जांपल वाई इट हैपन एंड इट अकर, फोलिक एसिड और कोबालामिन डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होती है, एंड वाई देयर इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन B12 डेफिशिएंसी बट द सेम सिम्टम इज नॉट प्रेजेंट इन दी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो एक टेबल ड्रा करते हैं, उस टेबल के अंदर हम कई एमसीक्यूज को हल करेंगे। इस साइड पे लेके फोलिक एसिड, और इस साइड पे जनाब लेके
What is the cobalamin? Folic acid is vitamin B9, cobalamin is vitamin B12. So that is cobalamin deficiency, और यहाँ पे लिखे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ओके, पहले तो ये याद रखना है कि फोलिक एसिड दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट दैट इज विटामिन B9, और ये हमारे पास क्या है दैट इज विटामिन B12 कोबालामीन, इसको विटामिन B12 भी कहते हैं। इसके बारे में याद रखें कि द सोर्स इज ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसका मतलब यह है कि फोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, कि हम ग्रीन वेजिटेबल जो खाते हैं फ्रेश वेजिटेबल, उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है फोलिक एसिड। और ये एनिमल सोर्स में भी होता है, मीट के अंदर भी जनाब हो सकता है, लेकिन दिस इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सोर्स। इसका मतलब यह है कि ये वाहिद विटामिन है जिसका प्लांट सोर्स नहीं है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सोर्स। ये मीट के अंदर पाया जाता है एंड हैविंग नो प्लांट सोर्स, हैविंग नो प्लांट सोर्स। तो ये भी हम सिक्यूज याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की पिक्चर दी गई है एग्जाम में, एमसीवी उसका 100 से ज़्यादा है, एट द सेम टाइम उस केस के अंदर ये भी बताया गया है कि द पार्टिकुलर पर्सन इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जितने भी होते हैं उसमें B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वेजिटेरियन तो प्लांट सोर्सेज पे जनाब गुजारा करते हैं, और ये वाहिद विटामिन है जिसकी प्लांट सोर्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन दैट इज अ क्लू फॉर विच मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 डेफिशिएंसी। यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो फोलिक एसिड हम लेते हैं, फोलिक एसिड इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट? फोलिक एसिड इज नॉर्मली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जेजुनम, सो मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम जेजुनम। कल मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्रॉम द डेडुनम आयरन एब्जॉर्प्शन अकर, फ्रॉम द जेजुनम फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन अकर, और टर्मिनल इलियम से क्या एब्जॉर्ब होती है दैट इज B12। तो एब्जॉर्ब फ्रॉम टर्मिनल इलियम, ये टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट याद रखना है दिस फोलिक एसिड, फोलिक एसिड के बारे में याद रखें कि इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है। व्हाट आर द काजेज ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी? काजेज कौन कौन सी चीजें हैं जिससे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ सकती है? नंबर 1 डिक्रीज इनटेक इन द डाइट, डिक्रीज इनटेक। अगर इसकी हम डाइट में इनटेक को कम करें, इससे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी चांसेस बढ़ सकती है। नंबर 2 प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। व्हाई? द रीजन इज कि इन प्रेगनेंसी फोलिक एसिड डिमांड इज वेरी हाई। तो यहाँ पे अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि फीटस आल्सो रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड। अगर प्रेगनेंसी में हम फोलिक एसिड की लेवल को ना बढ़ाए एंड द फीटस कैन नॉट रिसीव द फोलिक एसिड एज द फीटस डिमांड, देयर विल बी हाई चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बच्चों के अंदर स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इस तरह के कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है इफ वी कैन नॉट गिव एनफ फोलिक एसिड टू द फीटस। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इसलिए हो सकती है बिकॉज इंक्रीज डिमांड फॉर फोलिक एसिड, डिमांड फॉर फोलिक एसिड इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट याद रखें जेजुनल पैथोलॉजी, जेजुनल पैथोलॉजी मीन के दोज कंडीशन विच कैन डायरेक्टली डैमेज जेजुनम। तो जेजुनम पार्ट अगर जनाब उसमें कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी फोलिक एसिड की इनफ अब्जॉर्प्शन नहीं होती, इट इंक्रीज द रिस्क फॉर इट्स डेफिशिएंसी। और कुछ ड्रग्स ऐसी है, ड्रग्स विच कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट इज द एंटी कैंसर ड्रग, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। फेनिटोइन कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फेनिटोइन इट इज वन ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक। और साथ में लेके सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड ड्रग जो है ये भी फोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है,
So these are the drugs which can cause deficiency of folic acid. यहाँ पे B12 की तरफ आते हैं। B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल प्रोलॉन्ग डिक्रीज इनटेक, अगर इसकी इनटेक को हम कम करें इट कैन लीड टू B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके डैमेज टू पैराइटल सेल्स इन दी स्टमक। पैराइटल सेल्स कहाँ पे होती है? स्टमक के अंदर होती है। तो अगर उन पैराइटल सेल्स को कुछ डैमेज हो जाए उससे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चांसेस बढ़ सकती है। इसका वजह यह है, देखिए अब इसमें से 3-4 MCQs में आप लोगों को यहाँ से बताता चलो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसोफेगस विच इज अ फूड पाइप बिलो कनेक्टेड विद द स्टमक। ये स्टमक के साथ कनेक्ट है और याद रखना है कि स्टमक फिर नीचे जाकर किसके साथ कनेक्ट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द C-शेप पार्ट दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज जेजुनम, और जेजुनम के बाद जनाब आखिरी जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियम, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड सीकम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, लेकिन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज ड्यूडिनम, इट इज जेजुनम, दिस इज जेजुनम एंड हेयर टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। यहाँ पे इलियम क्या होता है? खत्म होता है। सो दिस इज टर्मिनल इलियम। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम विटामिन B12 लेते हैं फूड के अंदर, स्पेशली इन द एनिमल सोर्स, जब हम कोई मीट वगैरह खाते हैं और एनिमल सोर्स से हम विटामिन B12 लेते हैं फूड में। अब MCQs ये याद रखना है कि वेन एवर वी पुट फूड विच कंटेन विटामिन B12, दैट विटामिन B12 इज रेव्ड बाय वन ऑफ द प्रोटीन इन द सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, ये विटामिन B12 को रेप करता है, कवर कर देता है। तो ये माउथ के अंदर ये प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस अकर इन द माउथ एंड वन ऑफ द प्रोटीन विच सराउंडेड विटामिन B12 इन द सलाइवा, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड आर बाइंडर। इसको क्या कहते हैं? आर बाइंडर प्रोटीन। सो आर बाइंडर प्रोटीन इज अ प्रोटीन कम फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज सराउंडेड विटामिन B12। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? आर बाइंडर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिर ओरल कैविटी से एसोफेगस के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाती है? स्टमक तक पहुंच जाती है। स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप्स के गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं। वन ऑफ द सेल इज पैराइटल सेल, अनदर इज चीफ सेल्स। ये मुख्तलिफ टाइप के सेल इसमें पाए जाते हैं। वी विल डिस्कस स्टमक पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आल्सो। लेकिन यहाँ पे जो ये सेल मैंने बनाए हैं दैट इज PC, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स इन द स्टमक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 पर्पसेस। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ HCl, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है, प्रोडक्शन ऑफ HCl, इट इज द फंक्शन ऑफ पैराइटल सेल। और नंबर 2, इट प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर IF। तो पैराइटल सेल इन द स्टमक प्रोड्यूस HCl एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर, अब देखिए ये फूड के अंदर हमने जनाब ऊपर से फूड ली थी और फूड के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमने क्या ली है? फॉर एग्जांपल विटामिन B12। ये विटामिन B12 है और विटामिन B12 के एरिया क्या है? दिस इज आर बाइंडर। अब इस विटामिन B12 और आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स को जब ये पैराइटल सेल सेंस करता है तो इसकी बिहाफ पे पैराइटल सेल क्या रिलीज करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। सो इंट्रिंसिक फैक्टर इज कमिंग फ्रॉम पैराइटल सेल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड अपॉन कमिंग ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 और आर बाइंडर ये जनाब आगे जाते हैं फूड के साथ, तो इसका पीछा कौन भी करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जब ड्यूडिनम में आते हैं, तो ड्यूडिनम के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से इस विटामिन B12 से किस चीज की डिटैचमेंट होती है? आर बाइंडर। तो आर बाइंडर कहाँ पे बना था? सलाइवरी ग्लैंड में। और आर बाइंडर ने विटामिन B12 को कहाँ तक लाया? ड्यूडिनम तक लाया। लेकिन ड्यूडिनम तक इसका पीछा कौन भी कर रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे जब आर बाइंडर डिटैच होगा उसके बाद विटामिन B12 को कौन लेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर उसको ड्रैग करेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा, एंड इट इज रीचेस इनटू द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। कहाँ तक ले जाएगा? टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम। और यहाँ से फिर इंट्रिंसिक फैक्टर उससे डिटैच होकर किसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी? विटामिन B12।
तो एमसीक्यूज क्या बन गए? एमसीक्यूज ये है कि इफ वी टेक विटामिन B12 इन द डाइट टू रीच दैट विटामिन B12 अप टू द टर्मिनल इलियम वी विल नीड टू थिंग्स, आर बाइंडर फ्रॉम सलाइवा, इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम द पैराइटल सेल्स। ठीक है, ये दो चीजें हमें चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये पैराइटल सेल डैमेज हो जाए तो देयर विल बी नो रिलीज ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आए, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आए, इसका मतलब विटामिन B12 यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं आएगा। तो किस चीज की कमी होगी? विटामिन B12, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर इज द की फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्योंकि आर बाइंडर यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो अकेला विटामिन B12 यहाँ तक इफेक्टिव नहीं आ सकता, उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर का आना जरूरी है। तो इफ पैराइटल सेल इज डैमेज there will be no release of intrinsic factor, there will be no absorption of vitamin B12, it increase the risk of vitamin B12 deficiency। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, कभी कभार एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसकी वजह से उन ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर स्टमक का अपना जो म्यूकोजल सेल है वो क्या हो जाते हैं? वो डैमेज हो जाते हैं। तो दैट ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द स्टमक कैन डैमेज इट्स ओन इम्यून सेल, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें गैस्ट्राइटिस होता है, और गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक म्यूकोजल सेल, और उस सेल की आहिस्ता आहिस्ता एट्रोपी हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, डैमेज होता जाते हैं। इसको हम ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है वो किस सेल को ज्यादा डैमेज करती है? पैराइटल सेल। तो अगर पैराइटल सेल डैमेज हुआ तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, इट विल लीड टू एनीमिया। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा एनीमिया जो पैराइटल सेल डैमेज की वजह से हो जाए इन ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, उसको क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। तो दैट एनीमिया इज कंसिडर्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया के अंदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? विटामिन B12। पर्नीशियस एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया? MCQs। The most common cause of pernicious anemia is autoimmune atrophic gastritis। MCQs आता है क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसमें एंटीबॉडीज बनकर नॉर्मली जाकर वो किसको डैमेज कर देते हैं? पैराइटल सेल। तो दो MCQs बताने लगा, ये अपने पास नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इट विल बी ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। इसके साथ साथ सेकंड MCQ ये है, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया? आंसर इज एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो किस चीज की रिलीज को खराब करेंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो मोस्ट कॉमन काज ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस है, और मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी जो हम करते हैं स्पेशली इन केस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, दैट इज नोन एज व्हाट? एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है, व्हाट इज द अनदर रीजन? तो पैराइटल सेल डैमेज कैन कॉज विटामिन B12 डिफिशिएंसी, एंड आई डिस्कस यू द होल मैकेनिज्म एंड सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि देयर इज अ फिश टेपवर्म, मतलब जो माहीगीर होते हैं वो साइल, मतलब ये है कि समंदर के किनारे ज्यादा रहते हैं, वो फिश ज्यादा खाते हैं, और फिश के साथ वो वेजिटेबल लेते हैं। तो देखे, फिश खाते हैं उसमें फिश टेपवर्म की चांसेस, और साथ में वेजिटेबल लेते हैं, तो एनिमल सोर्स तो लेते नहीं है। तो दोज पीपल हु आर ईटिंग फिश विद वेजिटेबल, तो इसका मतलब यह कि उसमें भी किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? विटामिन B12। तो यहाँ पे लिखे, अ फिश टेपवर्म विच कैन कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी नोन एज डाइपाइलोबोथरम लाटम। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, डाइपाइलोबोथरम लेटम। ठीक है, डाइपाइलोबोथरम लेटम। हमने एक इंटेस्टाइनल हुक्वाम पढ़ा था जो ड्यूडेनम को खराब करता है, उसका नाम था एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, वो क्या कराता था? आयरन डेफिशिएंसी। लेकिन डाइपाइलोबोथरम लेटम इट इज अ फिश टेपवर्म, ये फिश टेपवर्म है, फिश टेपवर्म, एंड इट कैन कॉज व्हाट? आंसर इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट यहाँ पे लेके, विटामिन B12 deficiency chances is also increased if there is ileal resection। अगर क्या हो जाए?
इलियल रिसेक्शन, रिसेक्शन ऑफ द इलियम। रिसेक्शन ऑफ द इलियम मीन कि अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें हमें टर्मिनल इलियम को रिमूव करना पड़े, फिर भी जो अब्जॉर्प्शन साइट है विटामिन B12 की वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल आप लोग लेके वो डिजीज जिसमें यूजुअली हमें क्या करना पड़ता है, इलियल रिसेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रोन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोन डिजीज। तो क्रोन डिजीज इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसके अंदर क्रोन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। So Crohn disease can affect anywhere in the GIT. The most common site for affected the Crohn disease is terminal ileum. जो सीकम के साथ वाल्व है, इलियोसीकल वाल्व, टर्मिनल इलियम, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन दी क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज का जो लास्ट ऑप्शनल ट्रीटमेंट है वो इलियल रिसेक्शन है। नेक्स्ट देखे गैस्ट्रेक्टोमी। किसी बंदे ने गैस्ट्रेक्टोमी की है, ये सारे के सारे एक एक MCQs है। आप लोगों को बताएंगे कि इलियल रिसेक्शन क्रोन डिजीज था, बाद में उसको इनीमिया है, विटामिन B12 है। भाई पेराइटल सेल ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में डैमेज हुए, B12 है। गैस्ट्रेक्टोमी, अगर ये हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करें या टोटल करें तो उन दोनों में से पॉपुलेशन ऑफ पेराइटल सेल विल बी डिक्रीज। अगर ये कम हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर कम हुआ, देयर विल बी नो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इट्स डिफिशियंसी। फिर इसके लिखे यहाँ पे विटामिन B9 स्टोर इन द बॉडी फॉर मंथ्स। विटामिन B9 स्टोर इन बॉडी स्पेशली इन द लिवर फॉर मंथ्स। मतलब ये हम कोई महीनों तक, 3 मंथ्स तक मतलब फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, आप लोग 3 मंथ्स भी लिख सकते हैं, इट विल बी नॉट रॉन्ग। और इसमें लिखे इट स्टोर फॉर राउंड अबाउट 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि वी कैन स्टोर विटामिन B9 फॉर मंथ्स, फ्यू मंथ्स, लेकिन वी कैन स्टोर विटामिन B12 फॉर फ्यू ईयर्स। तो इसकी जो स्टोरेज है वो कम है, कम टाइम के लिए है, और वी कैन स्टोर B12 फॉर लॉन्ग टाइम। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ लेस स्टोरेज टाइम, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मच मोर कॉमन देन B12 डेफिशिएंसी। तो अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाए एग्जाम के अंदर, तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि यार अब मैं किसकी तरफ चला जाऊं, फिर भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना एक तुक्का भी लगाते, तो B9 इज समटाइम ऑल द टाइम आंसर बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मोस्ट कॉमन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, लेस कॉमन काज इज कोबालामिन डेफिशिएंसी। इसकी फंक्शन लेके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड, फंक्शन क्या है इसकी फंक्शन, help in maturation of DNA and RNA for RBC, help in maturation of DNA and RNA। ये DNA RNA कंटेंट नाइट्रोजीनियस बेस जिसको कहते हैं, it help in the maturation, it help in the formation of nitrogenous bases of DNA and RNA। और अगर DNA RNA हम बनाए तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि हेल्प इन RBC मेच्योरेशन। ये ओवरऑल किस में काम करती है, RBC मेच्योरेशन। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड, कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनियस बेसिस ऑफ DNA RNA विच लीड टू RBC मेच्योरेशन। ये भी एग्जैक्टली ये भी यही करता है, हेल्प इन RBC मेच्योरेशन। ये भी RBC मेच्योरेशन में ही हेल्प करती है विटामिन B12, लेकिन इसका एक्स्ट्रा काम यह है कन्वर्ट व्हाट, मिथाइल मेलोनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल मेलोनिक एसिड इट इज MMA N2 सक्सिनाइल CoA। ठीक है, ओके, व्हाट इज MMA, मिथाइल मेलोनिक एसिड, इट इज कमिंग फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइनी प्रोटीन पार्टिकल। मतलब बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइनी पार्टिकल साइड बाय साइड प्रोड्यूस होती है, जिनमें से एक पार्टिकल का नाम क्या है, दैट इज नोन एज MMA। MMA इसके साइड पे लेके के इसके 2-3 पॉइंट लेके, पार्टिकल या सब्सटेंस या कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग different protein metabolism,
डिफरेंट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब मुख्तलिफ प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे साइड बाय साइड एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम MMA कहते हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिड। इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी, या तो इसको बॉडी से निकालना चाहिए, ठीक है, एंड आल्सो कन्वर्ट टू सक्सीनाइल को ए, या इसको हमने कन्वर्ट करना होता है किस चीज में, सक्सीनाइल को ए में। क्यों? इसका एक वजह है, बिकॉज MMA इटसेल्फ इज अ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है। अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज MMA इज टॉक्सिक टू दी व्हाट, आंसर इज माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ के लिए क्या है, ये टॉक्सिक है। So methyl malonic acid, it is nothing but a substance produced in the metabolism of different protein particle. This MMA should either excrete out of the body through kidney, या फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ती रहे तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, सक्सीनाइल को ए। सक्सीनाइल को ए इज नॉट डेंजरस, इट विल लेटर टेक पार्ट इन दी क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल में हिस्सा ले सकती है, ये डेंजरस नहीं है। लेकिन MMA इफ इट इज रेज्ड इन द बॉडी इट इज टॉक्सिक टू द माइलिन शीट, तो MMA इज टॉक्सिक टू द माइलिन शीट, ये माइलिन शीट को डैमेज करके न्यूरोपैथी करा सकता है, कैन कॉज सम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, एटाक्सिया वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पॉइंट याद रखें, अब इस MMA को सक्सीनाइल को ए, फॉर एग्जाम्पल ये MMA है, ये टॉक्सिक है माइलिन शीट के लिए, तो इसको हम नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विच इज कॉल्ड सक्सीनाइल को ए। इसकी जो कन्वर्जन है इसमें किस विटामिन का काम होता है, विटामिन B12। सो विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट MMA इनटू सक्सीनाइल को ए। अब क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो मैच्योरेशन प्रोसेस खराब होगी, तो RBC विल रिमेन इमेच्योर, इसको हम मेगालोब्लास्टिक कहते हैं, और इमेच्योर RBC लैक हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो डिक्रीज हीमोग्लोबिन इज इनीमिया। तो ऐसा इनीमिया जिसमें RBC की मैच्योरेशन ना हो सके उसको क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक इनीमिया, जिसमें MCV वैल्यू 100 से क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन इसमें भी अगर B12 की डिफिशिएंसी है, इसमें भी RBC मैच्योरेशन ना होने की वजह से कौन सी इनीमिया होगी, मेगालोब्लास्टिक इनीमिया, लेकिन ये फंक्शन भी नहीं होगा। अब ये फंक्शन B12 का है लेकिन इसका नहीं है, तो B12 डेफिशिएंसी में किस चीज़ का लेवल बढ़ जाएगा, MMA, क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं होगा। जब B12 नहीं होगा, ये कन्वर्जन नहीं होगा, MMA लेवल विल बी रेज एंड MMA कैन डैमेज माइलिन शीट ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन, so it can cause a neurological symptom। तो इसमें टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन, एटाक्सिया वगैरह ये सारी सिम्टम इसमें आ सकती है। इसमें लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये खराब होता है, स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट भी खराब होता है, वी विल डिस्कस दैट। देखिए स्पाइनोसेरेबुलर, इसका मतलब ऐसा एक्सान बंडल जो स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे जाते हैं, सेरेबेलम पे जाते हैं, इसको हम स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर सेरेबेलम खराब हो जाए द पर्सन गेट विल बी एबनॉर्मल, इसलिए B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज एटाक्सिया, ये क्या करा सकती है, एटाक्सिया, बिकॉज MMA टारगेट द माइलिन शीट अराउंड दोज एक्सान विच प्रेजेंट इन स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट। वी विल डिस्कस दोज ट्रैक्ट अलग, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है कि मेगालोब्लास्टिक इनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम B9 डेफिशिएंसी, बट मेगालोब्लास्टिक इनीमिया विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दैट शुड बी B12 डेफिशिएंसी। क्लियर है? इसमें इसकी लैब अगर हमें देखे कभी कभार लैब इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों को वो बता सकते हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशन में B9 की हमें क्या मिलेगी और लैब इन्वेस्टिगेशन में B12 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिज्म और प्रेगनेंसी बोथ आर दी काजेस फॉर B9 डिफिशिएंसी। तो काजेस के अंदर फोलिक एसिड में अल्कोहलिज्म भी लिखे है, अल्कोहल भी B9 डेफिशिएंसी ज़्यादा कराती है। यहाँ पे लेके लैब, इसकी लैब अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी इन होमोसिस्टीन लेवल हम चेक करते हैं, होमोसिस्टीन, ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल इज इंक्रीज, होमोसिस्टीन लेवल इज इंक्रीज। इसमें फिर हम ये चेक करते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। देखें इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रोफिल है इसके अंदर
मल्टीपल लोब की न्यूक्लियाई है उसमें मजीद सेगमेंट्स बन जाती है, सो देयर इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। फिर एमसीवी अगर हम देखते हैं, एमसीवी विल बी मोर देन 100 फेम्टो लेटर। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, होमोसिस्टीन लेवल विल बी इंक्रीज एंड देयर इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये सारी की सारी चीजें B12 में भी होगी, सेम एज B9। जिस तरह भी हमने फोलिक एसिड के पढ़े, एग्जैक्टली द सेम इन्वेस्टिगेशन फॉर B12, बट इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज है जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे वो किस चीज की लेवल बढ़ेगी, MMA। सो मिथाइल मेलोनिक एसिड इज नॉट अफेक्टेड, उसकी जो वैल्यू है इट इज रिमेन अनचेंज इन फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, बट मिथाइल मेलोनिक एसिड इट इज ऑलवेज इंक्रीज इन B12 डिफिशिएंसी। क्योंकि मिथाइल मेलोनिक एसिड हमेशा किस चीज के लिए है, B12 के लिए है। सो मिथाइल मेलोनिक एसिड ये किस में जनाब ज्यादा होगी, हाँ जी B12। न्यूट्रोफिल के अंदर जो लोब्स है न्यूक्लियस में वो कितने होते हैं, देयर इज 5। हम न्यूट्रोफिल को एक और नाम भी देते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। इसके न्यूक्लियस के अंदर मल्टीपल लोब्स है, एटलीस्ट अ न्यूट्रोफिल कंटेन 5 लोब इन देयर न्यूक्लियस। अगर उसके न्यूक्लियस में लोब की नंबर 5 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, यू पीपल शुड नो दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परनीशियस एनीमिया की वजह से किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आंसर इज विटामिन B12। परनीशियस एनीमिया का कॉमन काज क्या है, ऑटो इम्यून एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। परनीशियस एनीमिया की जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी है। क्लियर है, ये 2-3 पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे आखिर में जनाब इसके नीचे लेके एमसीक्यूज, द कैरियर प्रोटीन फॉर विटामिन B12 इज, विटामिन B12 के लिए जो कैरियर प्रोटीन है ब्लड के अंदर उसका नाम क्या है, इट इज नोन एज ट्रांसकोबालामिन 2। वैसे B12 को कोबालामीन कहते हैं, लेकिन कोबालामीन को ब्लड के अंदर कैरी करने के लिए जो ट्रांसफर प्रोटीन है उसका नाम है ट्रांस कोबालामीन 2। ट्रांसकोबालामीन 2, ट्रांसमीन इट इज द ट्रांसफरिंग प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है, ये कोबालामीन को ये ब्लड के अंदर कैरी करता है। ठीक है, फोलिक एसिड इसकी जो, इसमें देखे ये कुछ 2 पॉइंट नोट करें। फोलिक एसिड की जो डेली, अब देखिए ये बुक्स में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये नोट करें कि डेली रिक्वायरमेंट फॉर फोलिक एसिड दैट इज 400 माइक्रोग्राम। तो 400 माइक्रोग्राम दैट इज द डेली रिक्वायरमेंट फॉर फोलिक एसिड। लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डिमांड कहाँ तक कहाँ पहुंचती है, ये जो नॉर्मल है इसका डबल हो जाता है। इसका मतलब ये है 400 माइक्रोग्राम से लेके माइक्रोग्राम, इससे लेके प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की जो रेंज है, रिक्वायरमेंट है, वो 800 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन याद रखें, द डेली रिक्वायरमेंट फॉर फोलिक एसिड इन अ पर्सन, हेल्दी पर्सन, दैट इज अराउंड अबाउट 400 माइक्रोग्राम। लेकिन इफ द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट and she has a fetus in uterus, the fetus also required some amount of what, folic acid. Now the female has to take extra folic acid than the normal. तो यहाँ पे फिर उस फीमेल के अंदर तो हमें फोलिक एसिड की डिमांड को नॉर्मल से डबल करना है। तो फिर 400 माइक्रोग्राम से हमें कितना फोलिक एसिड चाहिए, 800 माइक्रोग्राम तक। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट अ पॉइंट दैट यू पीपल शुड नो अबाउट इट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें जनाब हमारे पास एक और कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो B9 B12 डेफिशिएंसी क्लियर हुआ कि नहीं, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ये पॉइंट्स थे। सो जस्ट रिमेंबर, मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया विदाउट एनी साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, थिंक अबाउट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ गए तो फिर ये B12 डेफिशिएंसी है। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में अगर वैसे एक आम क्वेश्चन आ जाए, the most common cause of macrocytic anemia, answer is folic acid deficiency. Next question लिखे, next question के in sickle cell anemia, in sickle cell
sickle cell anemia, the hemoglobin become misshapen, ठीक है, कि इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड is replaced by which amino acid। ये क्वेश्चन भी आता है। कहते हैं जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल शेप है वो क्या हो जाती है, मिसशेपन हो जाती है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की मॉर्फोलॉजी है वो खराब हो जाती है। वजह क्या है कि जो ग्लोबिन चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड है उसकी जो जगह है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, विच अमाइनो एसिड, आंसर इज वेलिन अमाइनो एसिड, दैट इज वेलिन। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एज वी नो के इन हीमोग्लोबिन वी का हैव हीम, ये कल से हम बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एंड दिस इज ग्लोबिन। अब ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन इसके अंदर अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है। अब इस ग्लोबिन के अंदर जो टोटल अमाइनो एसिड्स है दैट इज अराउंड अबाउट 574 अमाइनो एसिड। So the number of amino acid present in a single globin chain in a hemoglobin that is 574। इधर देखे अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लोबिन हम इस तरह देखे कि इसमें 500 अमाइनो एसिड हमने गिन लिए और फिर ये ख़त्म हो गया, और इसका मतलब ये है कभी कभार इसमें 574 अमाइनो एसिड आते हैं, लेकिन जो एक के बाद 2 है तो वहाँ पे एक के बाद 6, 3, 4, 5, 6 की बजाय 2 है, फिर 7, 8, इस तरह 574 तक। कहने का मतलब ये है 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या तो ग्लोबिन चेन की जो ओवरऑल अमाइनो एसिड क्वांटिटी है वो कम हो सकती है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें जो अमाइनो एसिड है उसकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है, नंबर है, वो क्या हो चुकी है, वो डिक्रीज हो चुकी है। तो दिस इज अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन है इट इज अ अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन। अगर ये ग्लोबिन चेन कम बना है दैट इज व्हाट, थैलेसीमिया माइनर। और अगर ये ग्लोबिन चेन बना ही नहीं है, दोनों जीन ही नहीं थे, तो फिर क्या है, थैलेसीमिया मेजर है। तो अंडर प्रोडक्शन में चाहे क्वांटिटी कम हो या बिल्कुल ना हो तो वो थैलेसीमिया कराती है, वो क्वांटिटी का इशू है। लेकिन अगर ग्लोबिन चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने आ जाए, 574 ही आ जाए, नॉर्मल ही आ जाए, लेकिन इसका इशू क्या है, जो 2 नंबर अमाइनो एसिड है अब उसने प्लेस चेंज की है किसके साथ, सेक्स के साथ। तो इसमें क्वांटिटी का इशू है कि क्वालिटी का, तो ये क्वालिटी का इशू है। तो यहाँ पे देयर इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट, सो देयर इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट, इसमें क्वालिटी का इशू आता है, सो देयर इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो अगर हीमोग्लोबिन के अंदर हम अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज करें, उसको रिप्लेस करें एक दूसरे के साथ, तो हीमोग्लोबिन की शेप पे असर पड़ेगी कि नहीं, तो हीमोग्लोबिन बिकम मिसशेपन, इसकी जो शेप है वो खराब हो जाती है, और हीमोग्लोबिन विल टर्न टू सिकल शेप, उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, सिकल शेप। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हो जाए तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की शेप बन जाती है दैट इज कॉल्ड सिकल शेप। तो सिकल शेप हीमोग्लोबिन इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस तरह बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सिकल शेप, दरांती जिसको कहते हैं, दरांती, दैट इज कॉल्ड सिकल शेप हीमोग्लोबिन। और जब सिकल शेप हीमोग्लोबिन स्मॉलर कैपिलरी से गुजरेगा तो भाई ये हमारे पास क्या करेगा, व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम स्मॉल कैपिलरी इट विल स्टक इन दैट, और जब ये स्टक होगा तो उसकी लाइसिस हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इट विल नॉट पासेस फ्रॉम द स्मॉलर कैपिलरी, क्योंकि स्मॉलर कैपिलरी के अंदर से आरबीसी पास क्यों होता है नॉर्मली, व्हाई, आरबीसी हैज अ फ्लेक्सिबल कवरिंग बिकॉज इट इज अ बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव शेप की वजह से वो स्क्वीज होकर स्मॉलर कैपिलरी से पास हो सकता है। बट व्हेन आरबीसी बिकम मिसशेपन इनटू सिकल शेप इट कैन नॉट पास इन दी स्मॉलर कैपिलरी। और अगर ये स्मॉल कैपिलरी से पास हो भी जाए, स्प्लीन तक पहुंचे, तो स्प्लीन इसको क्या रिकॉग्नाइज करेगा, यस,
एंड इट विल कॉज लाइसिस। तो प्रीमेच्योर लाइसिस ऑफ आरबीसी भी होगी और इसमें जनाब ब्लड वेसल भी क्या हो सकती है, अक्लूड हो सकती है, क्योंकि अगर ये वेसल इस सिकल शेप आरबीसी की वजह से अक्लूड हो जाए तो वट एवर द आर्गन सप्लाइड बाय दिस वेसल उसके अंदर नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो असल में सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया का इशू दोनों ग्लोबिन का है, लेकिन हीमोफीलिया में ग्लोबिन के अंदर क्वांटिटी का इशू होता है और सिकल सेल के अंदर किस चीज़ का इशू है, क्वालिटी का है। कौन सा अमाइनो एसिड है कि वो दूसरे से रिप्लेस हो जाए तो इस हीमोग्लोबिन का शेप सिकल बन जाता है, वेलिन एंड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। और ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? दिस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नाउ कंसिडर्ड एज एचबीएस, सिकल शेप हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या कहते हैं, सिकल शेप हीमोग्लोबिन और एचबीएस इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज इज, जेनेटिक इनहेरिटेंस याद रखें, सिकल सेल डिजीज इट इज रन इन द फैमिली, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी रन कर सकती है। इसकी अगर जेनेटिक इनहेरिटेंस आ जाए इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज autosomal recessive condition. So the genetic inheritance for sickle cell disease, that is autosomal recessive. What is autosomal recessive? कि there should be 2 defective copy of the gene responsible for this particular disease. इसमें से एक डिफेक्टिव जीन कॉपी पेरेंट से, फादर से आना चाहिए और एक डिफेक्टिव कॉपी जीन मदर से आनी चाहिए। तो ऐसी डिजीजेस जिसमें 2 डिफेक्टिव, in this case 2 defective copies of the gene are required, ठीक है, 1 from father 1 from mother। अब क्वेश्चन ये है, इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फादर की साइड ले लें, दिस इज फादर एंड दिस इज मदर, ये एमसीक्यूज है। इसमें सिकल सेल आरबीसी के लिए ये डिफेक्टिव कॉपी है, डिफेक्टिव जीन, ठीक है, डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन ये इसमें दी है फादर ने, लेकिन मदर ने भी डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन, DCOG स्टैंड फॉर डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन, इधर से भी आई है और इधर से भी आई है। इन दोनों की वजह से जो कमिंग बच्चा होगा इसमें सिकल सेल क्या होगा, डिजीज, क्योंकि दोनों की तरफ से एक एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन आ गई। सो दोज डिजीजेज वेयर 2 कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल, either one is from father another is from mother, the disease will be considered as autosomal recessive। लेकिन अगर फादर से डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन आ जाए, डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन फादर कंट्रीब्यूट करे, लेकिन बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो जीन है वो मदर से क्या आ जाए, नॉर्मल आ जाए। अब इधर देखें नॉर्मल, तो इधर देखें इससे जो बच्चा पैदा होगा इसको ग्लोबिन चेन का एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन मिला है और दूसरी तरफ से क्या मिला है, नॉर्मल मिला है। तो इस बच्चे में डिजीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों साइड से आने चाहिए। तो इस बच्चे में अगरचे डिजीज तो नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन स्टिल ये बच्चा ये जीन आगे ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, इसको सिकल सेल ट्रेट्स कहते हैं या सिकल सेल कैरियर कहते हैं। so that is called sickle cell trait or sickle cell carrier। तो sickle cell carrier का मतलब यह है if the person receiving one defective copy of the gene either from parents, either from father या mother, लेकिन अगर दोनों की तरफ से एक एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन वो रिसीव करे, इट विल लीड टू अ फुल ब्लोन सिकल सेल डिजीज, इस वजह से सिकल सेल डिजीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसके लिखे कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, के क्लिनिकल फीचर सिकल सेल एनीमिया की क्या है। तो क्लिनिकल फीचर जितने भी आते हैं, जितने भी all clinical features in sickle cell anemia is due to dash, जितने भी फीचर्स है सिकल सेल एनीमिया की ये किस वजह से होती है,
वेजो ऑक्लूसिव फेनोमेना, ये भी क्वेश्चन आता है। वेजो ऑक्लूसिव फेनोमेना। द रीजन इज कि सिकल शेप आरबीसी ये मुख्तलिफ वेसल के अंदर क्या करती है, ब्लॉक हो जाती है, अक्लूड कर देती है। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल जनाब अगर ये फिंगर्स में जाती है, डिजिट्स में जाती है, ये नेक्स्ट ब्लड वेसल है जो चेस्ट में है, फॉर एग्जांपल चेस्ट में जाती है। अगर ये दूसरा ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई करती है, किसको, बोन्स को सप्लाई करती है। अगर ये ब्लड वेसल है किधर जाती है, दिस ब्लड वेसल गिव सप्लाई टू दी दिस ब्लड वेसल गिव सप्लाई टू दी किडनी, ये किडनी को जाती है। कहने का मतलब ये है अगर सिकल से आरबीसी या ये ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई करती है, स्प्लीन में जाती है, इट इज गोइंग टुवर्ड द स्प्लीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो स्मॉलर कैपिलरीज है उसमें अगर आरबीसी की शेप ऐसे बन जाए, फॉर एग्जाम्पल सिकल शेप बन जाए, दिस इज दरांती की तरह सिकल शेप बन जाए, तो सिकल शेप आरबीसी कैन अक्लूड दिस वेसल। तो अगर ये वेसल को अक्लूड करेगा तो इसमें जितने भी सिम्टम्स आएंगे तो ये वेसल की किस वजह से होती है, ऑक्लूजन की वजह से। तो जितने भी फीचर सिकल सेल एनीमिया में होते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट व्हाट इज फेनोमेना, वेजो ऑक्लूसिव फेनोमेना। तो बच्चों के अंदर स्पेशली देखा गया है कि सिकल शेप आरबीसी टारगेट दोज ब्लड वेसल इनिशियली विच सप्लाइड ब्लड टू द फिंगर। तो फिंगर की इन्फ्लेमेशन होगी कि नहीं, अगर फिंगर को ब्लड नहीं मिलेगी देयर विल बी डैमेज टू द फिंगर, इन्फ्लेमेशन, इसको हम डेक्टाइलाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स दैट इज कॉल्ड dactylitis. Inflammation of the digit is called dactylitis, and that is the presenting feature of sickle cell anemia, especially in children. ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है। अगर सिकल सेल आरबीसी जाकर यहाँ पे ब्लॉक करे, फॉर एग्जाम्पल सिकलिंग शेप आरबीसी है और वो एबनॉर्मली जाकर यहाँ पे स्टक हो जाए, ऑल इन दोज ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू द व्हाट, आंसर इज चेस्ट। It can cause acute sudden onset chest pain, which is called acute chest syndrome. Acute chest syndrome. Acute chest syndrome. So that is called acute chest pain. तो इसके साथ पेन होगा, shortness of breath होगा, chest tightness होगा, chest tightness, and there is dyspnea. So these all are those features. If a person is a previously known case of sickle cell anemia suddenly brought to the emergency with a history of pain, shortness of breath, chest tightness and dyspnea, think about what sickle cell anemia can lead to acute chest syndrome. Clear है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखे, अगर सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे ब्लड सप्लाई को क्या करे, कम करे, बोन, तो ये क्या करता है, बोन के अंदर इन्फेक्शन चांसेस को बढ़ा सकता है। तो बोनी पेन हो सकता है और बोन प्लस बोन मेरो की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस। तो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट आल्सो डेवलप ओस्टियोमाइलाइटिस। अब यहाँ पे एमसीक्यू सुन ले, इस ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से पेन इन बोन, ठीक है, बोन के अंदर पेन होता है और इंक्रीज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रिस्क, बोन बिकम वीक एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, बोन के अंदर मल्टीपल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की चांसेस भी बढ़ सकती है। अब इसके नीचे लिखे, अगर एग्जाम में आ जाए, इधर देखे, इसका मतलब ओस्टियोमाइलाइटिस, इसके अगर आ जाए एमसीसी, स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन काज, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन अ पेशेंट, योर आंसर शुड ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विल बी स्टेफ ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, दैट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन नॉर्मल पीपल। अगर एक बंदा नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, उसमें अगर ओस्टियोमाइलाइटिस होता है तो मोस्ट कॉमन काज क्या होना चाहिए, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, हाँ जी, ओस्टियोमाइलाइटिस की मोस्ट कॉमन काज, लेकिन किस पेशेंट में, इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में, इसमें फर्क आ गया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में अगर ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, उसकी मोस्ट कॉमन काज पूछी जाए, आंसर विल बी साल्मोनेला स्पीशी। तो साल्मोनेला वैसे टाइफाइड फीवर कराती है, लेकिन दिस बैक्टीरिया बिकम द लीडिंग काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इफ द पेशेंट हैव सिकल सेल एनीमिया। ये याद रहेगी कि नहीं। तो ओस्टियोमाइलाइटिस का नॉर्मल आम काज क्या है, स्टेफ ओरियस है, लेकिन सेम कंडीशन की मोस्ट कॉमन काज इन सिकल सेल एनीमिया क्या है, दैट इज साल्मोनेला स्पीशी।
फिर नेक्स्ट आते हैं जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगर सिकल सेल इनीमिया के अंदर सिकलिंग आरबीसी ये किसको ब्लॉक करे, रीनल वेसल्स को ब्लॉक करे, ब्लड फ्लो टू द किडनी खराब करे, इट कैन काज रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, ये रीनल नेक्रोसिस करा सकता है, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, रीनल डैमेज करा सकता है। और रीनल किडनी नेक्रोस की वजह से देयर विल बी रीनल पेन, इसको लोइन पेन भी कह सकते हैं और इसको लंबर पेन भी कहते हैं, एंड देयर विल बी हेमाचूरिया, हेमाचूरिया मीन ब्लड इन द यूरिन। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इधर देखे, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, सुन ले एमसीक्यूज के अंदर, यहाँ पे जो सिकल आरबीसी है अगर ये ब्लड फ्लो किसको कम करे, स्प्लीन, तो बस स्प्लीन जो है इसके अंदर सेल अब अपना काम करना छोड़ते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि स्प्लीन होते हुए भी हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोस्प्लीनिक्टोमी। इसको क्या कहते हैं, ऑटोस्प्लीनिक्टोमी, या इसका एक और नाम भी है, इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल एस्प्लीनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पार्ट 1 के अंदर अगर क्वेश्चन आता है वो फंक्शनल एस्प्लीनिया होता है। द रीजन इज इफ स्प्लीन कंप्रोमाइज फ्रॉम ब्लड सप्लाई, अगर इसको हम प्रॉपर ब्लड ना दे सके तो स्प्लीन विल नॉट रिसीव द ब्लड। अगर स्प्लीन को बिग मार्जिन पे हम ब्लड सप्लाई कम करें देन स्प्लीन के अंदर नेक्रोसिस चांसेस होगी, स्प्लीन जनाब अंडरगो नेक्रोसिस एंड द स्प्लीन विल मतलब अपना काम करना ही छोड़ देगा। ठीक है, विल लिव इट्स ओन वर्क, इस मीन कि देयर इज अ स्प्लीन बट स्टिल नॉट वर्किंग, इसको हम फंक्शनल स्प्लीनिया कहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अपने बॉडी ने खुद स्प्लीन को खत्म किया, इसको ऑटोस्प्लीनिक्टोमी भी कहते हैं। तो इसके अंदर स्प्लीन हाइपरट्रोफी होगी, मतलब स्प्लीनोमेगेली होगी सिकल सेल में, या स्प्लीनिक एट्रोफी होगी, स्प्लीनिक एट्रोफी होती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन ये है कि ये सारे के सिम्टम डेक्टालाइटिस, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ओस्टियोमाइलाइटिस, ये सारे क्यों आए हैं कि उन पार्टिकुलर एरिया को जो सिकल आरबीसी है उसने ब्लड सप्लाई कम की है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, वेजो ओक्लूजियो फिनोमेना। क्लियर है, दी सिम्टम, ये जो सिम्टम है, दी सिम्टम सारे के सारे एग्रावेट कब होंगे, एग्रावेटेड, ये इंक्रीज हो जाते हैं, एग्रावेटेड इन व्हाट, आंसर इज हाई एल्टीट्यूड। अगर एक बंदा है वो इन सिम्टम को बताए कि इट इज मोर व्हेन इट इज गोज टू द हाई एल्टीट्यूड, हाइट पे जाता है, या फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है, कम, हाइपोक्सिया कंडीशन में ये सिम्टम बढ़ जाएंगे, या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट किस कंडीशन में, डिहाइड्रेशन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग इफेक्ट फॉर सिकल सेल इनीमिया। सिकल सेल इनीमिया के लिए जो ट्रिगरिंग इफेक्ट है वो ये 3 है, हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया एंड डिहाइड्रेशन। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाई? द रीजन इज कि जो सिकल शेप आरबीसी है, देखे वैसे आरबीसी की जो मतलब हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो सिकल शेप बन गई है। सो कैन दिस शेप कैरी ऑक्सीजन? नो, मतलब जब तक आरबीसी के अंदर ग्लोबिन ठीक ना हो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेगा सिकल शेप हीमोग्लोबिन, या कम कैरी करेगा, कम। ऑलरेडी इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो कम है। और अगर एक बंदा ऐसी कंडीशन में जाए जहाँ पे हाइपोक्सिया हो तो हमें तो ऑक्सीजन कैरिंग मजीद चाहिए, जिसका मतलब आरबीसी बनना ज्यादा होगा, लेकिन जितने भी बनेंगे उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होगा, सिकल शेप। तो हाइपोक्सिया वर्सन होगा कि नहीं? तो हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन में एक्सेस फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकती है और फ्लूइड भी लॉस हो सकती है। तो ये सारी वो कंडीशन है जो हाइपोक्सिया कराती है, और हाइपोक्सिया के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मजीद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो देयरफॉर सिकल शेप आरबीसी की वजह से दीज ऑल सिम्टम आर ट्रिगर्ड बाय हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया एंड डिहाइड्रेशन। इसलिए ट्रीटमेंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया में हम क्या देते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन विद इनफ हाइड्रेशन। हम बाहर से फ्लूइड भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि सिम्टम की सिविरिटी को हम कम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट डेंजरस कौन सा है? अगर ये जाए, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ डेथ या डेंजरस आउटकम ऑफ सिकल सेल एनीमिया? ये जो मैंने जितने भी लिखे हैं इसके अंदर डेंजरस आउटकम कौन सी है? आंसर इज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द कॉमन काज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिया स्पेशली इन एडल्ट। व्हाई? इसलिए ब्लड सप्लाई इसने क्या की है, लंग्स को कम की है,
और लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई भी नहीं आ रही और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो रही है। अब सिकल सेल एनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, और अगर हम ब्लड कम करें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगी कि नहीं? तो अगर परफ्यूजन नहीं जाएगी तो वेंटिलेशन हो सकेगी नहीं, स्टिल हाइपोक्सिया मजीद क्या हो जाती है, वर्सन हो जाती है। दैट इज द डेंजरस आउटकम फॉर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में आप लोग ये याद रखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस IOC, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ये और का हमने कहाँ पे पढ़ा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस ये थैलेसीमिया में हमने पढ़ा है। ये दोनों ग्लोबिन चेन का इशू है कि नहीं? तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सिकल सेल एनीमिया में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और ये किस में एग्जाम्पल इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था? थैलेसीमिया में भी। क्लियर है? इसकी ट्रीटमेंट लेके, ट्रीटमेंट हमारे पास व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास सिकल में ऑक्सीजन सप्लीमेंट, बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, वी कैन गिव ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, इनफ हाइड्रेशन देते हैं क्योंकि हम पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे एंड वी प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड के लिए ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट की जो सिम्टम है वो बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें इनफ हाइड्रेशन के साथ ओपियोइड देते हैं। व्हाई? बिकॉज इट कैन काज व्हाट? वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, इसमें पेन वगैरह होती है, और अगर ये सिम्टम बहुत बढ़ जाए किसी पेशेंट में, ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम वगैरह ये बहुत वर्सन हो जाए, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। If sickle cell anemia become much more severe and the condition get worsen day by day, उसको क्या कहते हैं? सिकल सेल क्राइसिस भी कहते हैं। अब इसमें ओपियोइड इसलिए देते हैं एनाल्जेसिक पर्पस के लिए, ठीक है, और अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो साथ में हम क्या ऐड करते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। अगर सिकल सेल एनीमिया बच्चों में हो, बच्चों में तो हम हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सी यूरिया। Hydroxyurea is a drug given in a sickle cell anemia patient, especially in children. ये बच्चों के अंदर देते हैं, और ये क्या करता है? इंक्रीज फीटल हीमोग्लोबिन, ये HbF को बढ़ाता है। तो HbF के अंदर कौन से चेन होते हैं? HbF के अंदर बीटा चेन में कौन से होते हैं? 2, हाँ जी, 2 अल्फा 2 गेमा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया किस चेन का मसला है? ग्लोबिन। तो इसका मतलब अगर हम ये ड्रग देंगे तो हम किस चेन को बढ़ाते रहेंगे? गामा। तो ग्लोबिन चेन को तो हम नहीं चढ़ेंगे ना, तो सिम्टम क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। लेकिन जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये बर्थ के बाद होता है कि नहीं? फीटल हीमोग्लोबिन इवन प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ बेबी आफ्टर द बर्थ, हाउ मेनी मंथ्स के लिए? 5 to 6 मंथ्स के लिए। तो सिकल सेल एनीमिया अगर किसी बच्चे को बाई बर्थ हो भी तो हमें अर्ली पता चलेगा कि आफ्टर 6 मंथ पता चलेगा, आफ्टर 6 मंथ। The reason in due to presence of fetal hemoglobin. Clear है? तो fetal hemoglobin is a destructive for sickle cell or it is preventive? It is preventive for sickle cell because it contain gamma rather than globin chain. इसके अंदर क्या होता है? गामा, ग्लोबिन नहीं। ये एक किस्म की सिंथेटिक HbF है, हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा सा अब मैं 2-3 वर्ड में बताता हूँ कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो वेलिन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? ग्लूटामिक। तो उससे क्या बन जाता है? HbS। और अगर एग्जाम में आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड देके ग्लूटामिक एसिड ये रिप्लेस हो जाए, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस वेलिन, तो कौन सा हीमोग्लोबिन बनेगा? HbS, सिकल शेप हीमोग्लोबिन। अगर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए, ये भी लिखे, रिप्लेस विद लाइसिन, ये किससे रिप्लेस हो जाए? लाइसिन, LYSINE, उससे जो हीमोग्लोबिन बनता है दैट इज HbC। बोथ आर एबनॉर्मल, बोथ आर क्वालिटेटिव डिफेक्ट, लेकिन 95 to 98% लोगों में कौन सा डिफेक्ट होता है? HbS, एंड दैट इज रेयर। तो हमें सिकल सेल एनीमिया में लाइसिन की रिप्लेसमेंट चाहिए कि वेलिन की चाहिए, और जब ये मिसशेपन हो जाता है तो इसकी एक प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होती है RBC की, तो एनीमिया हो जाता है, और वेजो ऑक्लूसिव फिनोमेना की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई कम करती है, एंड इट कैन गिव राइज टू दीज आर आउटकम। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है? शाबाश, सिकल सेल एनीमिया में
हमारे पास हावल जोली बॉडीज भी बनती है, हावल जोली बॉडी, हावल जोली बॉडीज, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज हावल जोली बॉडी। हावल जोली बॉडी सिकल सेल एनीमिया, हावल जोली बॉडी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हावल जोली बॉडी थैलेसीमिया, इन सब के अंदर होती है। बट वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर व्हाट इज हावल जोली बॉडी एंड हाउ इट इज फॉर्म इन दिस ऑल कंडीशन। ये एक कंडीशन में बनती है कि ज्यादा में, ज्यादा में, इट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक फीचर। बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर स्प्लीनिक क्या होती है, एट्रोपी, ऑटोस्प्लीनिक्टोमी, और फंक्शनल स्प्लीनिया हो जाता है। तो अगर फंक्शनल स्प्लीनिया हो जाए तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन चांसेस क्या होती है, वो ज्यादा, इसलिए इन्फेक्शन चांसेस, इसलिए लोगों को हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ठीक है, तो दिस पार्ट क्लास, टुडे क्लास इंशाल्लाह विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स।